कुंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहाँ पर कस्तूरी और अनामिका, सासू माँ और बहू रानी रहती थी। सासू माँ हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती थी। सुबह शाम वो अपनी बहू को गालियाँ देती रहती थी। एक दिन सासू माँ चटनी बना रही थी पीसकर। जब वो चटनी पीसने की कोशिश कर रही थी, अरे कलमुही, कहाँ रह गई? हाँ सासू माँ, आ रही हूँ। आओ आओ, जल्दी आओ, इसे पीसो, मेरे हाथ में दर्द हो रहे हैं। फिर उसके बातों पर तैयार हो गई, वो पीसने लगी चटनी। कुछ देर के बाद सासू माँ फिर कहने लगी, क्या ऐसे तुम पीस रही हो जैसे कि तुम्हें शक्ति ही नहीं है? ये कहकर वो फिर से पीसने लगी। जब वो पीस ही रही थी, बहू रानी साइड से चटनी अंदर ढकेलते जा रही थी। गलती से सासू माँ कूटने वाले को बहू रानी के हाथ के ऊपर डाल दिया। अरे सासू माँ, मेरे हाथ छूट गए। ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियाँ चूर चूर हो गए। हाय भगवान। ये बताओ, तुम इस छोटी सी चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकती हो? फिर कैसे चलेगा? चुप रहो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर बहू रानी चुपचाप बैठ गई क्योंकि उसके हाथों में काफी चोट लगी थी। हाय दैया, सासू माँ, आपने तो मेरे हाथों की ही चटनी पीस दिया। ये कहकर वो दुखी होकर बैठ गई। उसकी बातें सुनकर सासू माँ वहाँ आई और कहने लगी, क्या तुम अभी भी मुझे ही कोस रही हो? ये कहकर वो उसे बेधड़क पीटना शुरू कर दिया। फिर वो रोते रोते वहाँ से चली गई। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन बहू रानी कहने लगी, सासू माँ, त्योहार आ रहे हैं, मैं एक अच्छी साड़ी खरीदूंगी। अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे दीजिए ना। इस वक्त मेरे पास एक पैसे नहीं है। अभी मैं अचार का व्यापार शुरू करने जा रही हूँ। आज ही से मैं शुरू करूँगी। 10 दिन अभी भी बचे हैं फसल कटने में, तब तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। तब जाके साड़ी भी खरीद लेना। बहू रानी भी उसकी बातों पर मंजूर हो गई। फिर वो दोनों मिलकर अचार का व्यापार शुरू कर दिया घर पर ही। बहू रानी बहुत मेहनत करती थी सारे अचार को पैकेट में अंदर पैक करने में। उनका व्यापार अच्छा चलने लगा। उन्हें बहुत अच्छे मुनाफा भी होने लगे। सारे पैसे सासू माँ के हाथ में ही रहते थे। फिर त्योहार के बस 2 ही दिन बचे थे। बहू रानी अपनी सासू माँ के पास जाकर कहने लगी, सासू माँ, अगर आप पैसे देंगे तो मैं जाकर साड़ी खरीद के ले आऊंगी। बस 4 पैसे आए कि नहीं, तुम उसे खर्च करने के लिए तैयार हो गई। क्या हो गया अगर तुम त्योहार में एक साड़ी नहीं पहनी तो? फिर वो उसे कोसने लगी, जो भी उसके मुंह में आ रहा था। ढेर सारी परेशानियां होने के बावजूद अनामिका काम करते रहती थी। एक दिन उसकी दोस्त वहाँ पर आई और बहू रानी से कहने लगी, कैसी हो अनामिका, और कैसा चल रहा है व्यापार? अचार का व्यापार है ना तुम्हारा? सब अच्छा चल रहा है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पर हर तरह के अचार मिलेंगे। वही लेने आई हो? हाँ, मैं वही लेने आई हूँ। मुझे आम का और टमाटर का अचार चाहिए। पर ये छोड़ो, पहले बताओ कि क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इस तरह से दुखी दुखी क्यों है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, और कुछ नहीं। तुम चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करो, पर तुम्हारी आंखें सच कह रही है। बताओ। फिर वो रोने लगी और सारी बातें अपनी दोस्त से कहने लगी जो जो हुआ था। मैंने बस उनसे एक साड़ी मांगी थी, करोड़ रुपए नहीं मांगे थे। उसके लिए भी मेरी सासू माँ तैयार नहीं हुई। त्योहार के मौके पर हर कोई नए नए कपड़े पहन के मंदिर जाएंगे। अगर मैं वैसे ही गई तो लोग क्या सोचेंगे ये देखकर कि इसके पास एक कपड़े भी नहीं है त्योहार के दिन पहनने लायक। सब सोचेंगे मेरी तंगी हालत है। उसने इस तरह से कहा। उसकी दोस्त ये सुनकर काफी दुखी हो गई। फिर कहने लगी, तुम कब तक उसकी बातें इस तरह से सुनती रहोगी? एक बार तुम उसके मुंह पे जवाब दे के देखो। देखो तो। मैं जवाब नहीं देती क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। अगर एक चीज खराब होता है तो सब खराब होता है, चाहे वो बड़ों की बुराई हो या बच्चों की बुराई हो, पर उन्हें समझाना हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि उनके मुंह पर जुबान लड़ाओ, बस उन्हें इतना कहो सही क्या है और गलत क्या है, ताकि वो अच्छे से समझ सके। उसकी बातें वो मान ली। वो थोड़ी घबराई हुई थी, पर अपनी सासू माँ के पास गई कहने के लिए, आपने क्या कहा था पिछले दिन कि अगर अचार के व्यापार से थोड़े पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें साड़ी खरीद के दूंगी। फिर आप अभी ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा करना तो धोखा देना हुआ ना। धोखेबाजों की बातें क्यों कर रही हो? 2 पैसे कैसे बचाया जाता है ये भी तो जानना जरूरी है। मुझे पता है सासू माँ कैसे पैसे बचाने चाहिए, पर आप कंजूसों की तरह बातें कर रही है।
आप लगता है भूल गई है कि मेरे पास सिर्फ 3 साड़ियाँ हैं। मैं उनमें से 2 बदल बदल के पहनती हूँ हर रोज, और एक नया रखा है त्योहारों में पहनने के लिए। जो भी हमें देखेंगे वो हमारे मुंह पे नहीं बोलेंगे, पर हमारे पीठ पीछे जरूर बुरी बातें करेंगे। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही है? मैं बहुत मेहनत करती हूँ अचार के व्यापार में, पर कभी कुछ नहीं कहा जब आप सारे पैसे खुद के पास रख लेती हैं। सासू माँ ने ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ नहीं कही, बस चुपचाप खड़ी रही। इस बीच बहुरानी की दोस्त वहाँ पर आकर कहने लगी, कहिए सासू माँ, उसने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। इसका मतलब है तुमने ये सारा कुछ किया है? मैंने गलती तो की है, पर आज इसने मुझे बहुत सारी बातें कही है। ये सुन के मैं आश्चर्य हूँ आज। आपको पसंद आए चाहे ना आए, पर उसने जो भी कहा वो सच है। वो बहुत मेहनत करती है, तो क्या अगर वो खुद की मेहनत के पैसे खर्च करना चाहे तो वो गलत है? जबकि उसने आपसे पैसे के लिए नहीं कहा, उसने कहा साड़ी खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए। अगर वो सारे पैसे ले लेती तो? ऐसे कैसे ले सकती है? मैं उसे सहायता करती हूँ कि नहीं? अब जाकर आप अपनी बात को मानी है। आप उसे सहायता करती है, पर वो सारा काम खुद करती है। उसे पैसे देने में कोई गलत बात नहीं है। सासू माँ, एक बार मन में सोचिए, जब बात आप पर आ रही है तो आप न्याय की बातें कर रही है, और दूसरों के बारे में आप अन्याय कर रही है। सासू माँ उसकी बातों को अच्छी तरह से समझ गई। फिर वो अपनी बहुरानी से कहने लगी, अनामिका, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। ये लो पैसे, और जाकर अपनी पसंद की साड़ी खरीद ले आओ। अब से मैं तुम्हें बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह देखूंगी। अब तक जो भी हुआ उन सारी चीजों को भूल जाओ। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो गई और अपनी सासू माँ को गले लगा ली। साथ ही साथ वो अपनी दोस्त को भी धन्यवाद कही। उसके बाद से सासू माँ बहुरानी हमेशा खुश रहने लगे अपने आचार के व्यापार के दौरान, और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। सुंदरपुर नाम के एक गांव में हेमंत और सुवर्णा नाम के एक दंपति रहते थे। हेमंत बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो हर किसी को सहायता करने की कोशिश करते थे उनकी जरूरत पड़ने पर। दूसरी तरफ सुवर्णा बहुत ही कंजूस थी। वो बिल्लियों को भी सहायता ना करे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था हरीश, जिसे एक लड़की से बहुत प्यार था और उसने उससे शादी कर ली। उसका नाम था अनामिका। बहुरानी अनामिका, जो उस घर में नहीं थी, उसे भी धीरे धीरे पता चल गया उसकी सासू माँ कितनी कंजूस है। एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, मुझे 200 रुपए चाहिए। सुवर्णा बेहोश हो गई जब उसकी बहू ने इस तरह की बात पूछी। तुरंत उसने सुवर्णा को बिस्तर पर लेटाया। अपनी बहू रानी को देखकर सुवर्णा मन ही मन सोचने लगी, अरे 200 रुपए, अब मैं क्या करूं? इस वजह से तो मेरी तिजोरी में छेद हो जाएगी। इससे पहले कि वो 200 रुपए निकल जाए, मुझे उसे पकड़ के रखना होगा। इस तरह से वो अपने कंजूस दिमाग में सोचने लगी। वो चाहती थी कि बिना पैसे देकर उस परिस्थिति से वो निकल आए। क्या हो गया सासू माँ? बहुत अच्छी बात है, तुम अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहती हो बहुरानी। ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं अपने हाथों से पैसा दूं, बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती हूँ। ठीक है सासू माँ, अगर आप अपने हाथों से मुझे पैसे नहीं दे सकती हैं, तो बिस्तर पे रख दीजिए या टीवी के ऊपर रख दीजिए, मैं वहाँ से ले लूंगी। अरे बहुरानी, कहीं भी रखूं वो हानिकारक ही होगा। बहुरानी, एक काम करो, तुम पैदल जाकर अपने माँ बाप से मिल के आओ, और वापस आते वक्त बड़े बड़े लड्डू लेकर आना, और उन लड्डुओं को रास्ते में खा मत लेना, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भेज रही होगी बहुरानी। वो सब हमारे लिए है, सावधानी पूर्वक ले आना। अनामिका समझ गई कि वो कुछ भी कर ले अपनी सासू माँ को, पर वो पैसे नहीं देने वाली। पर बहुरानी चाहती थी अपने माँ बाप से मिलना कैसे भी करके। वो इस बारे में सोचने लगी। जब इस बारे में सोच ही रही थी, उसे दूर से एक एम्बुलेंस जाने की आवाज आई, और बस तुरंत अनामिका के दिमाग में तरकीब आ गई। वो बाहर आके चलने लगी और जाकर एम्बुलेंस को बुलाई। अनामिका अपनी छाती में हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इस बीच एम्बुलेंस वहां पर आकर रुकी। उसने कहा कि उसके दिल में दर्द हो रहा है, और वो एम्बुलेंस में जाकर बैठ गई।
मुझे माधवपुर के सरकारी अस्पताल में ले चलो, मैं वहीं पर अपना इलाज के लिए जाती हूँ हमेशा। वो सांसें फुलाते हुए ऐसे कही। तुरंत एम्बुलेंस उसे वहाँ से ले गया और माधवपुर के सरकारी अस्पताल में जाके रुका। वो गाड़ी से उतर गई और कही कि वो अकेले चली जाएगी अंदर, और अंदर चली गई। तुरंत एम्बुलेंस भी वहाँ से चला गया। फिर मुस्कुराते हुए वो अपने माता पिता के घर चली गई, जो कि कुछ ही दूर में था अस्पताल से। इस तरह चालाक बहू रानी अपने मायके पहुँच गई सासू माँ के घर से। वहाँ जाकर वो अपने माता पिता के साथ 2 दिन रही। फिर वो अपने घर से बस स्टैंड तक चलकर आई और एम्बुलेंस को बुलाई। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस अनामिका के पास पहुँच गई। मेरे दिल में दौड़ा पड़ा है। मैं सुंदरपल्ली में रहती हूँ, मैं वहीं के अस्पताल में इलाज कराती हूँ, मुझे वहाँ ले चलो। उसने ऐसा कहा। उन लोगों ने उसके बातों पर भरोसा कर लिया और अनामिका को सुंदरपल्ली के अस्पताल तक ले गए। वो उन्हें वहाँ पर छोड़कर चले गए। उसके बाद चालाक बहुरानी अनामिका घर आकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी सासू माँ ने पूछा। फिर अनामिका ने उन्हें अपने जाने आने की पूरी बुद्धिमानी वाली कहानी बताई। सुवर्णा ये सोचकर बहुत खुश हो गई कि उसको एक चालाक बहुरानी मिली गई। तब से बहुरानी अनामिका अपनी बुद्धि के अनुसार सासू माँ के आगे बर्ताव करती थी। एक दिन सासू माँ सुवर्णा सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। बहुरानी वहाँ पर आके कहने लगी, सासू माँ देखिए, मैं आपको कंजूसी का एक पाठ पढ़ाती हूँ। ऐसा उसने कहा। फिर अनामिका पंखे को बंद कर दिया, टीवी को बंद कर दिया। सुवर्णा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहुरानी अनामिका ऐसा क्यों कर रही है, इसीलिए उसे थोड़ा सा गुस्सा आया। बहुरानी, तुम पंखे को टीवी को क्यों बंद कर दे रही हो? ओहो सासू माँ, मैंने इसलिए किया ताकि आपके 4 पैसे बचे। अगर हम ये सारी चीजें बंद कर देंगे तो पैसे कैसे बच सकते हैं? आप ही बताइए, हमें पंखे की क्या जरूरत है? हवा के लिए। अगर आप घर के दरवाजे के सामने बैठ गई तो वहाँ पर बहुत ताजी हवा मिलेगी, पंखे की जरूरत नहीं होगी। उस वजह से बिजली की खपत कम होगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। पर मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सकती। मेरे पास उसके लिए भी एक तरकीब है, सुनिए। फिर देर किस बात की बहुरानी, जल्दी बताओ। कुछ नहीं सासू माँ, आप पड़ोसियों की टीवी की आवाज यहीं से सुन सकती है। वो सुन लीजिए जो खिड़की से आती है, और वहीं बैठे बैठे ठंडी हवा का भी मजा ले लीजिए। दोनों काम साथ ही साथ हो जाएगा। बहुरानी की ये तरकीब सासू माँ सुवर्णा को बड़ा अच्छा लगा। अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरह की तरकीबें पहले से थी तो पहले बता देती, हमारी बिजली के बिल बच जाते। मैं तो वैसे इंसान हूँ जो बातों को सुनकर भी समझ जाती, तस्वीरों की जरूरत नहीं पड़ती है। इस खुशी में मेरे लिए 1 कप कॉफी ले आओ जल्दी। अनामिका बिना कुछ कहे किचन में आकर 1 कप कॉफी बनाकर सुवर्णा के लिए ले गई और जाकर उसे दे दी। पर उसमें बहुत कम कॉफी थे, सिर्फ 2 बूंद। ये देखकर सुवर्णा ने कहा, अनामिका, ये कप तो है पर इसमें कॉफी नहीं है। क्यों नहीं है? जरा ध्यान से देखिए, दिखेगा आपको। ये कहकर उसने सुवर्णा को मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाया। उससे कॉफी नजर आ गया। सुवर्णा ने कॉफी उठाया और अपने मुंह के सामने पकड़ के रखा। वो 10 मिनट पकड़ी रही। फिर 2 बूंद कॉफी के उसके जीभ पर जाके गिरे। उसे महसूस हुआ कुछ गिरा। फिर उसके ज़बान को कॉफी का टेस्ट थोड़ा सा लगा। कॉफी कैसी थी सासू माँ? कॉफी का स्वाद अच्छा था, पर मैं जैसे पीती हूँ वैसा नहीं लगा। सासू माँ, जुबान को पता है कॉफी का स्वाद कैसा होता है। हाँ। तो फिर आपने क्या पिया? कॉफी। ये कॉफी है, कैसे पता चला? मैंने अपनी आँखों से देखा। इसका मतलब आपने कॉफी पिया है। स्वाद लिया पर एहसास नहीं हुआ, लेकिन अच्छा था। तो क्या आप अंधी है जिसे कुछ नहीं दिखता, या फिर जुबान मर चुका है स्वाद लिए बिना? अगर ये दोनों ठीक से काम कर रहे हैं फिर आप स्वस्थ है सासू माँ, नहीं तो आप तो गई। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। फिर सासू माँ खिड़की के बगल में बैठकर दूसरे के घर से आ रही टीवी की आवाज कान लगाकर सुनने लगी और चालाक बहुरानी अनामिका ये सब देखकर मन ही मन हंसने लगी।